प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिंपल सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखने वाले हैं, सारी चीजों को समझने वाले हैं। बाकी इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा। अगर आपको इन सारी चीजों की जरूरत है तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इंटरफेस पे चलते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक बार ऑफिशियल अपने सिलेबस की ओर चलते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कहां तक कितनी चीजों को पढ़ लिया था। जब आप सिलेबस देखते रहेंगे तो आपको चीजें समझने में आसानी होगी थोड़ी सी। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन के बारे में, पहला आपका यूनिट था। ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस में हमने यहाँ तक चीजों को पढ़ लिया था। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, डिफिनेशन हो गया था, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया था, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम पढ़ रहे थे जिसमें आपका पहले हमने वर्बल पढ़ा था, अब हमें नॉन वर्बल पढ़ना है, फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़ना है और इनके जितने टाइप्स होते हैं उनको पढ़ना है। और फिर हम आगे की ओर चलेंगे, 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन, आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक क्या है? कहिए कि वर्बल के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अभी हम पढ़ने वाले हैं नॉन वर्बल के बारे में। ये पूरे मैंने आपको टाइप्स डिटेल में बताए हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है, अगर आपने केवल इसको देख लिया है तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यहाँ से आपके सभी टाइप्स को मैंने डिफाइन करके अर्थात करिए कि सिंपल सरल और आसान भाषा में बताया था। इसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आपने वर्बल में देखा था, वर्बल में मैंने आपको बताया था, अर्थात शाब्दिक संचार में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बोल करके या फिर लिख करके संचार करते हैं तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसी का अपोजिट कह सकते हैं नॉन वर्बल होता है, अशाब्दिक संचार होता है अर्थात गैर मौखिक संचार होता है। इसमें आपका बोलना और लिखना नहीं आता है। जब भी आप इशारे-इशारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप बॉडी के पार्ट्स को मूव करके बात करते हैं, फेस के एक्सप्रेशन से बात करते हैं, ठीक है? आप कहिए कि अपने किसी बॉडी के जैसे हाथ हिलाना हो गया, टाटा करते हैं। भाई आपने कुछ बोला, कुछ लिखा, नहीं लिखा, कुछ नहीं बोला आपने, ना ही कुछ लिखा। लेकिन जब आप टाटा कर देंगे तो अगला समझ जाएगा कि हाँ, ये हमें टाटा बाय कर रहा है। या फिर आप सर हिला देंगे, जैसे आपको कुछ किसी चीज़ के लिए ना कहना है, तो आप सर हिला देंगे ऐसे नहीं, नहीं, ठीक है? तो अगला देख के समझ जाएगा कि हाँ, ये ना कहना चाहता है। भाई आपने ना ही कुछ बोला, ना ही कुछ लिखा, लेकिन अगला देख के आपको समझ जाएगा ना कि हाँ, ये क्या कहना चाहता है, हाँ कहना चाहता है कि ना कहना चाहता है या फिर टाटा करेगा। या फिर मान लीजिए कि कोई वो बात कर रहा है, कोई वो बात कह रहा है आपसे, आपको वो हँसने लगे हैं, तो देख के समझ जाएगा ना कि हाँ, आपके फेस के एक्सप्रेशन से कि हाँ, ये हँस रहा है, मतलब इसकी बातें, मतलब मेरी बातें इसको पसंद आ रही हैं। तो वर्बल में नॉन वर्बल में बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप इशारे-इशारे में बात करते हैं, फिर बॉडी के पार्ट्स को मूव करके बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं या फिर ऐसे कहिए कि फेस के एक्सप्रेशन से बात करते हैं, तो वही आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अर्थात अशाब्दिक, अर्थात ऐसे कह सकते हैं गैर मौखिक संचार भी कह सकते हैं या फिर अशाब्दिक संचार भी कह सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे सिंपल डेफिनिशन है कि बिना शब्दों का उपयोग किए जानकारी, विचार या भावनाएँ साझा करना अशाब्दिक संचार कहलाता है। एक और डेफिनिशन देखिए, कम्युनिकेशन इन व्हिच मैसेज आर एक्सप्रेस्ड थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड अदर साइंस विदाउट यूजिंग वर्ड्स, यानी कि जिस संचार में शब्द का प्रयोग किए बिना हाव-भाव, चेहरे के भाव, शारीरिक भाषा और अन्य संकेतों के माध्यम से कहिए कि व्यक्त किया जाता है अर्थात बातचीत किया जाता है, उसे अशाब्दिक संचार कहते हैं। अर्थात सीधे कहने का मतलब है कि जिसमें बोलना और लिखना नहीं आता है। भाई आप बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप इशारे-इशारे में बात करेंगे, बॉडी के पार्ट्स को मूव करके बात करेंगे, फेस के एक्सप्रेशन से बात करेंगे। बात करने का मतलब क्या है? कम्युनिकेट करना, ठीक है? तो यही आपका क्या कहलाता है? आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप 2 बहरे, गूंगे दोस्त वगैरह हैं, तो क्या करते हैं? इशारे-इशारे में बात करते हैं, ठीक है? कि हाथ के इशारे से या फिर समथिंग उनका जो भी बॉडी लैंग्वेज होगा, वैसे वो बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। भाई बातचीत तो वो भी करते हैं, वो अपनी भाषा में जैसे-तैसे करेंगे। वो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो अपनी भाषा में बात करेंगे। एग्ज़ाम्पल्स देख लीजिए, जैसे एग्ज़ाम्पल्स में कि नोडिंग द हेड टू से यस, यानी कि हाँ कहने के लिए सिर हिलाना। भाई आपने कुछ बोला नहीं, कुछ लिखा नहीं, आपने सिर हिला दिया, मतलब हाँ का इशारा कर दिया, तो अगला देख के समझ जाएगा कि हाँ, आप हाँ कहना चाहते हैं। स्माइलिंग टू शोज़ हैप्पीनेस, खुशी दिखाने के लिए मुस्कुराना। भाई किसी ने कोई बात आपसे कही, कम्युनिकेट कर रहा है, तो आपको मतलब कि अच्छी बातें अच्छी लग रही हैं या फिर उसको दिखाना है कि हाँ, आपकी बातें मुझे अच्छी लग रही हैं, तो आप कुछ उसे कहेंगे नहीं कि हाँ, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, कुछ भी नहीं कहेंगे, ना ही बोलेंगे, ना ही लिखेंगे, बस आप मुस्कुरा देंगे तो अगला देख के समझ जाएगा कि हाँ, उसकी बातें आपको अच्छी लग रही हैं। फिर वेविंग हैंड टू से गुड बाय,
अलविदा कहने के लिए हाथ हिलाना, फिर शेकिंग द हेड टू से नो, ना नहीं कहने के लिए सिर हिलाना, जैसे हाँ कहने के लिए हिलाते हैं वैसे नहीं कहने के लिए भी हिलाते हैं। क्लैपिंग टू शो एप्रिसिएशन यानी कि प्रशंसा या खुशी व्यक्त करने के लिए ताली बजाते हैं आप। भाई कोई काम कर रहा है, खूब आप ताली बजाएँगे तो देख के समझ जाएगा ना कि हाँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उसको अच्छा लग रहा है मेरे लिए, वो ताली बजा रहा है, मुझे एप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है? तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हो गए। फिर आगे चलते हैं, इसके एडवांटेज और कहिए कि डिसएडवांटेज को देखते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज अर्थात बेनिफिट्स को देखते हैं कि आपके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, अर्थात गैर मौखिक संचार के क्या-क्या कहिए कि लाभ है एक तरीके से। अच्छा, कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो आप हर एक कम्युनिकेशन के टाइप्स में जब भी आपसे पूछा जाए, एडवांटेज अर्थात विशेषताएँ लिखिए या फिर इसके लाभ लिखिए, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप सब में मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट आपने देखा होगा, हर एक टाइप में आता होगा, ये भी आपने देखा होगा, ये भी आपने देखा होगा, तो ये किसी भी प्रकार का टाइप्स आपसे पूछा जाए, उसकी विशेषताएँ पूछा जाए, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, समझने में आसानी होती है, फीलिंग्स को आसानी से समझ पाते हैं और समय बचाता है, ठीक है? और पैसे की बात सेव कॉस्ट भी लिख सकते हैं कि हाँ, पैसे की बचत करता है, ठीक है? ये 3-4 ऐसे टाइप्स हैं जो मान लीजिएगा सपोज़ कीजिए कि आप किसी भी हेडिंग को लिखते हैं, तो मान लीजिए 5 या फिर 10 हेडिंग बना करके लिखते हैं, तो 4-5 तो ये आपके सब में है, बस आप इसी को याद कर लेंगे कि हाँ, ईज़ी टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने में आसानी होती है। किसी भी टाइप के बारे में पूछा जाए, कोई भी आपसे पूछा जाए टाइप और उसका पूछा जाए कि हाँ, एडवांटेज या फिर बेनिफिट लिखिए इसका, तो आप ये 4-5 पॉइंट है, सोर्स फीलिंग्स, सेव टाइम्स, सेव कॉस्ट यानी कि पैसे की भी बचत इसमें होती है। इन 4-5 पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। जब 4-5 पॉइंट आपके इधर बन जाएँगे, तो 2-4 आपने याद किया है, उससे आपका काम निकल जाएगा और अच्छे खासे आपको नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि गैर मौखिक संचार के फायदे और लाभ क्या-क्या हैं? तो सबसे पहला दिख रहा होगा ईज़ी टू अंडरस्टैंड कि जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस कैन मेक ए मैसेज ईज़ी टू अंडरस्टैंड। हाव-भाव और चेहरे के भाव संदेश को आसानी से समझने में मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको हाँ कहना है, बस आपने सर हिला दिया, हाँ का इशारा कर दिया, अगला देख के समझ जाएगा। ना कहना है, सर आपने ना कर दिया, अगला देख के समझ जाएगा। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, ठीक है? फिर शोज़ फीलिंग्स, इट हेल्प्स एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशन विदाउट वर्ड्स यानी कि यह बिना शब्दों के भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? आप पास टू मतलब फेस टू फेस प्रेज़ेंट होंगे तभी तो कर पाएँगे। भाई उसमें कुछ बोलना नहीं है, लिखना नहीं है, तो आप आस-पास होंगे, तो उसमें आप लोग इमोशनली जो भी कम्युनिकेट करते हैं, इमोशनली कनेक्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट होता है उनका बीच में एक तरीके से इमोशनली बॉन्ड हो जाता है और दोनों के हाव-भाव को देख कर के वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि फीलिंग्स यहाँ पे शो हो जाती हैं। इट हेल्प्स एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशन विदाउट वर्ड्स यानी कि बिना कुछ कहे आपकी फीलिंग्स वगैरह शो होती हैं और आप लोग एक-दूसरे की इमोशंस को समझते हैं। फिर उसके बाद से सेव्स टाइम सिंपल मैसेज कैन बी कम्युनिकेटेड क्विकली थ्रू साइंस एंड जेस्चर्स यानी कि संकेत और इशारों को सरल संदेश जल्दी कहिए कि दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी पान खा रहा है, ठीक है? पान खा रहा है, अब उससे कुछ पूछना है, उसको हाँ, ना में जवाब देना है, बस वो सर हिलाएगा। भाई सर हिलाएगा, आपका काम मतलब अपना सर हिलाएगा कि हाँ, हाँ कहना है कि ना कहना है। जब सर हिला देगा, तो उसने कुछ बोला नहीं, कुछ लिखा नहीं और तुरंत कम्युनिकेट हो गया और आप समझ भी गए, ठीक है? तो वही कहा जा रहा है कि सेव्स टाइम से ये आपके समय को बचाएगा। जब जल्दी-जल्दी ऐसे मान लीजिए कि वो बोलता, पान थूकता, बोलता, फिर आप समझते या फिर लिख करके भेजता आपको व्हाट्सएप पे चैट करे, समथिंग जो भी हो, तो उसमें थोड़ा-सा समय वेस्ट होता। इसमें क्या होगा तुरंत आपका वो सर हिलाएगा, हाथ हिलाएगा या फिर जाना है तो बस टाटा कह के निकल लेगा, तो समझ जाएँगे कि आप ये जा रहा है। तो ये क्या करता है आपके समय को भी बचाता है, अच्छे खासे आपके समय को भी बचाता है, ठीक है? फिर उसके बाद से है यूज़फुल व्हेन स्पीकिंग इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? ये उनके लिए और ज़्यादा उपयोगी होता है जो लोग बोल नहीं पाते हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप बोल नहीं पाते हैं, तो आप इशारे-इशारे में बात कर लेंगे। जैसे आप जो व्यक्ति के लिए कि गूंगे होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, तब वो क्या करेंगे? उनके लिए ये जो कम्युनिकेशन है नॉन वर्बल ये काफ़ी उपयोगी होता है क्योंकि इसमें वो इशारे-इशारे से बात करते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड व्हेन पीपल कैन नॉट स्पीक और हियर प्रॉपर्ली यानी कि जब बोलना या सुनना संभव ना हो। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे गूंगे की ही बात हो रही है। भाई मान लीजिए कि आप भी किसी ऐसे सिचुएशन में हैं कि जहाँ पे बोलना या फिर सुनना संभव नहीं है। म ज़ाहिर-सी बात है मान लीजिए कहीं आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे डीजे बज रहे हैं या फिर कुछ बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही है, ठीक है? तो वहाँ पे आप इशारे-इशारे में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं नॉन वर्बल तरीके से, इशारे-इशारे में, हाथ के इशारे से, बॉडी के पार्ट्स के, फेस के एक्सप्रेशन को से ऐसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए कि जब बोलना या सुनना संभव ना हो तो इसका उपयोग किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। फिर सपोर्ट्स वर्बल कम्युनिकेशन, इट मेक्स स्पोकन कम्युनिकेशन मोर क्लियर एंड इफेक्टिव यानी कि यह मौखिक संचार को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। जैसे आपका जो मौखिक संचार है, उसमें क्या होता है आप बोल करके संचार करते हैं और इसमें क्या होता है कि आप नॉर्मल तरीके से संचार करते हैं, तो ये क्या करता है आपके मौखिक संचार को और ज़्यादा स्पष्ट बनाएगा और ज़्यादा प्रभावी बनाएगा कि हाँ, चलिए आपने कुछ बोला नहीं, कुछ लिखा नहीं, लेकिन फिर भी आपकी भावनाओं को, आपकी इमोशंस को अगला समझ जा रहा है, ठीक है? तो ये मौखिक संचार को और ज़्यादा प्रभावी बनाता है और इसमें देखा होगा आपने कई बार जो गूंगे पर्सन वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं?
बोल नहीं पाते, लेकिन उनका कुछ टोन होता है, हाँ, हूँ, ऐसे करके मतलब कुछ ना कुछ उनकी वॉइस निकलती है। उसी के चलते अगला जो होता है उनकी चीज़ों को समझ पाता है कि हाँ, ये कहना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कई सारे व्यक्ति जो पागल टाइप के होते हैं, थोड़े-से दिमाग से एक तरीके से कमज़ोर होते हैं, तो उनका कुछ टोन बन गया होता है कि हाँ, ये कहेंगे तो घर वाले समझ जाएँगे कि हाँ, ये कहना चाहता है। हूँ, हाँ, ऐसे करके वो कुछ आवाज़ निकालते हैं, तो अगला देख के समझ जाते हैं। यही कहा जा रहा है कि यह मौखिक संचार को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। फिर उसके बाद से देखिए क्रिएट्स पर्सनल कनेक्शन मैंने आपको बताया कि भाई ज़ाहिर-सी बात है, आई कॉन्टैक्ट रहेगा, स्माइलिंग रहेगा, जेस्चर रहेगा, कैन क्रिएट ए बेटर कनेक्शन। जब आप पास में रह के बात करते हैं, तो आपका आई कॉन्टैक्ट रहता है, दोनों लोग आपस में आँखें मिला करके बातें करते हैं, मुस्कुरा करके बात करते हैं, इशारे-इशारे में बात करते हैं, तो आपका बॉन्ड होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, आप लोगों के बीच में रिलेशन जो होता है वो काफ़ी मजबूत बनता है। फिर उसके बाद से यूनिवर्सल इन सम सिचुएशंस, किसी-किसी सिचुएशंस में ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि हर जगह उसी प्रकार का जेस्चर होगा। जैसे आपको हाँ कहना है, तो आप क्या करते हैं, मुंडी ऐसे हिलाते हैं कि हाँ, हाँ, हाँ। किसी चीज़ को ना कहना है, तो मुंडी ऐसे हिलाएँगे, नहीं, नहीं, नहीं। तो ये तो यूनिवर्सल हो गया ना, सबकी बात। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ, आपके ज़िले में ऐसा होता है या फिर आपके प्रदेश में ऐसा होता है, तो दूसरी जगह ऐसा नहीं होता है। कुछ यूनिवर्सल जेस्चर्स हैं, जो इशारे हैं, जो सब लोग समझ पाएँगे। आप कहीं भी हैं, किसी भी मान लीजिए कि किसी भी कंट्री में चले गए, ठीक है? मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए हम इंडिया का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप तमिल में चले गए, तमिलनाडु में, वहाँ पे तमिल चल रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे भी हाँ, ना का इशारा ऐसे ही होगा कि हाँ कहना है तो ऐसे सर हिला देंगे, ना कहना है तो ऐसे सर हिला देंगे, बाय कहना है तो हाथ हिला देंगे, ठीक है? वो अगला समझ जाएगा कि ये टाटा बाय करना चाहता है। तो कुछ इसमें यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं जो हर एक आदमी देख कर के समझ जाता है, तो वही कहा जा रहा है कि सम जेस्चर्स सच एज़ स्माइलिंग आर अंडरस्टूड बाय मेनी पीपल्स, यानी कि कुछ संकेत जैसे मुस्कुराना बहुत से लोगों द्वारा समझे जाते हैं। मुस्कुराना हो गया, हाँ कहना हो गया, ना कहना हो गया, टाटा बाय बाय करना हो गया या फिर मारने का इशारा करना हो गया, हाथ दिखा देंगे, फिर मुक्का बाँध करके दिखा देंगे, तो अगला समझ जाएगा कि हाँ, ये किस प्रकार का इशारा करना चाहता है, अर्थात ये क्या हमसे कहना चाहता है, ये हमें मारना चाहता है या फिर ये हम पे खुश है या फिर हमें टाटा करना चाहता है या फिर ये हमें हाँ कह रहा है या फिर ये हमें ना कह रहा है। फिर उसके बाद से देखिए शोज़ कॉन्फिडेंस, ज़ाहिर-सी बात है कि जब पास-पास रहेंगे और अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाएँगे, आँखों से होता है ना कि आँखों से आँखें मिली रहेंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा बात करने में थोड़ी-सी आपको आसानी होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। तो गुड गुड पोस्चर्स एंड आई कॉन्टैक्ट कैन शो कॉन्फिडेंस, यानी कि अच्छी शारीरिक मुद्रा और आँखों का संपर्क आपको आत्मविश्वास दिखा सकते हैं, अर्थात आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। जब आप पर्सनली फिज़िकली रह कर के बात करते हैं, किसी भी तरीके से वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, तो आपके अंदर थोड़ा-सा इमोशंस भी रहते हैं और कॉन्फिडेंस भी आपको आता है। फिर यूज़फुल इन नॉइज़ियस प्लेसेस, शुरू में मैंने आपको बताया कि जहाँ-जहाँ पे नॉइज़ियस प्लेसेस है, जहाँ पे आवाज़ बहुत आती है, तो वहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन है, जेस्चर कम्युनिकेशन, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर मेक्स कम्युनिकेशन अट्रैक्टिव, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी मूवमेंट्स कैन मेक कम्युनिकेशन मोर इंटरेस्टिंग, यानी कि चेहरे के भाव और शारीरिक गतिविधियां संचार को अधिक प्रभावी और रोचक बना सकते हैं। जब भी आप फेशियल एक्सप्रेशन से, जैसे गुस्सा होना है तो आप अपने चेहरे को गुस्से के तरीके से बना देंगे, एकदम लाल कर लेंगे, तो ये क्या होता है, ये आपके कम्युनिकेशन को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है और आसान बनाता है और आपके समय के भी बचाता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट्स कैन मेक कम्युनिकेशन मोर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग भी बनाता है और आसान भी बनाता है। जैसे बच्चे होते हैं छोटे-छोटे, वो क्या करते हैं, कोई भी बात होगी तो क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो देख के आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ, ये मुँह फुला लिया है, ये गुस्सा हो गया है। तो ये एक तरीके से आपके कम्युनिकेशन को, आपका जो नॉन वर्बल है, वो इंटरेस्टिंग भी बनाता है, ठीक है? फिर आगे चलते हैं, अब इसके आपने लाभ देख लिए, विशेषताएँ देख लिए। अब इसके बाद से कुछ कमियाँ इसकी हैं, कुछ कह लीजिए कि इसके डिसएडवांटेज भी हैं, हानियाँ भी हैं, इसके कुछ कह लीजिए कि एक तरीके से कमियाँ भी हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है, किसी चीज़ की कुछ खूबी है, तो उसके कुछ न कुछ कह लीजिए कि डिमेरिट पॉइंट्स होंगे, कुछ न कुछ उसके नुकसान भी होंगे, कुछ न कुछ उसकी कमियाँ होंगी। तो अब इसमें नॉन वर्बल में कमियाँ क्या-क्या है? तो देखिए, सबसे पहला है मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार ये होता है, आपने देखा होगा कि जो अगला कह रहा है, इशारे-इशारे में कह रहा है, तो हो सकता है कि आप जैसे गूंगे पर्सन भी हो गए या फिर बहरे वाले हो गए, तो हो सकता है ना, कई बार वो कम्युनिकेट करते हैं, तो आप कई बार पूछते हैं कि अरे क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा और सही से बताओ, सही से इशारा करो। तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। द सेम जेस्चर्स कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल, यानी कि एक ही इशारे का अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग अर्थ हो सकता है। कई सारे लोग हैं, वो कई तरीके से इशारे कर सकते हैं, जैसे हाँ, ना वाला तो अलग हो गया, बाय कहना अलग हो गया और भी फेस का एक्सप्रेशन देना अलग हो गया, लेकिन कई सारे इशारे होते हैं, तो जैसे कोई गूंगा हो गया, कोई बहरा हो गया, तो इनके सबके अलग-अलग कह लीजिए बॉडी लैंग्वेज होते हैं, इशारे करने के तरीके होते हैं कि कैसे वो करेंगे तो उनको खाना मिल जाएगा घर से, कैसे वो करेंगे तो उनको पानी की ज़रूरत होगी तो घर वाले पानी देंगे। तो सबका अलग-अलग होता है, तो इसमें क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। फिर कल्चरल डिफरेंस से मतलब क्या है? भाई जिस भी एरिया में जाएँगे तो वहाँ के हाव-भाव का या फिर कहिए कि नॉन वर्बल तरीके से बात करने का तरीका थोड़ा-सा अलग होता है। जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज में डिफर फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर, अलग-अलग संस्कृतियों में हाव-भाव और शारीरिक भाषा अलग-अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि अब अपने यहाँ के डांस ले लीजिए, तो अपने यहाँ का डांस दूसरा है, वहीं
तमिल में चले जाइए तो वहाँ का, या फिर कहिए कि किसी और राज्य में चले जाइए तो वहाँ का कुछ डांस वगैरह दूसरा होता है। सेम उसी प्रकार से वहाँ भी कम्युनिकेट करने का नॉन वर्बल तरीके से जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं, हाँ कहना, ना कहना, मुस्कुराना, बाय करना, ये तो यूनिवर्सल है, ये सब जगह कॉमन है। लेकिन कई सारे इशारे ऐसे होते हैं जहाँ की वहाँ के लोग केवल वही समझ पाएँगे। यहाँ आ गए तो यहाँ के लोग केवल यही वाले समझ पाएँगे। हर जगह का होता है ना कि अलग-अलग संस्कृति होती है, अलग-अलग तरीके से रहने का तरीका होता है, तो हर जगह कम्युनिकेट करने का जेस्चर तरीके से कम्युनिकेट करने का, अर्थात नॉन वर्बल तरीके से कम्युनिकेट करने का अलग-अलग होता है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ से हैं, कहीं और चले गए, तो हो सकता है कि वहाँ आपको दिक्कत आ जाए। तो इसमें कई सारी समस्याएँ देखने को मिलती है क्योंकि इसमें कल्चरल डिफरेंस होता है। फिर उसकी वजह से नो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, इसमें आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो बोल करके बात बता पाएँगे अच्छे तरीके से, आपने 20 पॉइंट को बताया तो बीसों पॉइंट हो सकता है कि अगला समझ जाए, लेकिन इसमें आप डिटेल में कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आप डिटेल में एक्सप्लेन करके नहीं बता पाएँगे जब आप नॉन वर्बली तरीके से। भाई मान लीजिए कि आपको ये हाँ, ना, गुड बाय, टाटा ये सब कहना है तो ठीक है। आपको किसी चीज़ के बारे में कहना है तो इसमें क्या आप डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इशारे-इशारे में? नहीं दे पाएँगे ना कि भाई कहना यही कहना है कि हाँ, जाओ बाज़ार से 5 किलो आलू लेके चले आओ, तो क्या आप उसको डिटेल में कह सकते हैं नॉन वर्बल तरीके से? नहीं कह पाएँगे। यही कहा जा रहा है कि इसमें कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, बिना शब्दों की जटिल या फिर विस्तृत जानकारी देना कठिन होता है। फिर उसके बाद से आगे चलते हैं, देखिए डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स, इसमें कभी-कभी ये होता है कि फीलिंग्स समझने में समस्या होती है। फेशियल एक्सप्रेशन में नॉट अलाउ शो द ट्रू फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन, यानी कि चेहरे के भाव हमेशा व्यक्ति की वास्तविक भावनाएँ करिए कि नहीं बताते हैं। कभी-कभी ये होता है कि आप इशारे-इशारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपके इमोशंस को आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी फीलिंग को दूसरा समझ नहीं पाता है। वही आप जब बोल लेंगे, लिख लेंगे, तो अगला समझ जाएगा कि अरे अच्छा ये कहना चाहते थे, मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन कभी-कभी ये होता है, जब आप इशारे-इशारे में बात करेंगे, तो अगला आपकी चीज़ों को समझ नहीं पाता है। कई बार रिपीट करके पूछता है कि अरे यार कहना क्या चाहते हो? अरे यार कहना क्या चाहते हो? अरे यार कहना क्या चाहते हो? अगला समझ नहीं पाता है। फिर नो परमानेंट रिकॉर्ड, भाई ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें आप लिख करके, मान लीजिए कि लिख करके आप जब भी कुछ बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसका उसका एक रिकॉर्ड रहता है। बोल करके भी करते हैं, तो उसका अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया तो उसका एक रिकॉर्ड है। लेकिन जब आप इशारे-इशारे में बात करते हैं, तो उसका कोई एक तरीके से परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता है। ये कहिए कि प्रेज़ेंट टाइम के लिए होता है, आपने कम्युनिकेट कर लिया, फिर आप चले गए तो उसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रहेगा। कैन बी मिसलीडिंग, यानी कि बॉडी लैंग्वेज में समटाइम्स गिव द रॉन्ग इंप्रेशंस, यानी कि शारीरिक भाषा कभी-कभी गलत धारणा पैदा कर सकती है। कभी-कभी क्या होता है, मिसलीडिंग हो जाती है कि हाँ, अगला इशारे करके, जैसे होता है ना कि मिडल फिंगर दिखाना, ठीक है? आपने कुछ और इशारा किया, कुछ और दिखाना चाहा, पता चले कि अगला कुछ और देख लिया, फिर किसी और तरीके से उसको कुछ दिख गया। इसमें क्या होता है, मिसलीडिंग की समस्या। फिर कई बार ये होता है कि कुछ इशारा कोई दूसरा करे, जैसे आप 4 दोस्त बैठे हैं, ठीक है? किसी ने कोई इशारा किया, फिर दूसरा हँसने लगा कि, "अरे देखो ये कैसा इशारा कर दिया।" मतलब पहले वाले ने इशारा सही किया था, लेकिन दूसरे वाला हँसने लगेगा तो तीसरे वाले को लगेगा कि यार ये मुझे चिढ़ा रहा है, मेरे लिए गलत इशारे कर रहा है। तो इसमें मिसलीडिंग की भी समस्या हो जाती है नॉन वर्बल में। कई बार ये होता है कि आप इशारा कुछ और करते हैं, लेकिन दूसरा वाला कुछ और समझ जाता है, या फिर तीसरा वाला दूसरे को कुछ और समझा देता है कि देखो यार, ये तुम्हारे बारे में गलत इशारे कर रहा है, ठीक है? तो इसमें मिसलीडिंग की भी समस्या देखने को मिलती है। फिर उसके बाद से है रिक्वायर्स ऑब्जर्वेशन, यानी कि द रिसीवर मस्ट केयरफुली ऑब्जर्व्स गेस्चर्स एंड एक्सप्रेशन। इसमें होता है कि हाँ, जो भी रिसीवर होता है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको आपके एक्सप्रेशन को, आपकी भावनाओं को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे अच्छे से देखना होता है, अच्छे से समझना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि हाँ, ये कहना क्या चाहता है। अगर आप मान लीजिए कि उसको इधर-उधर देखने लगे, तो हो सकता है कि वो जो कहना चाहता है आप समझ ही नहीं पाएँगे, तो उसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है, अच्छे से देखना होता है। तो ये भी एक तरीके से इसकी कमी है कि हाँ, आप अगर अच्छे से नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, तो उसकी बातों को, भावनाओं को आप नहीं समझ पाएँगे कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है? फिर नॉट सूटेबल फॉर ऑफिशियल डिटेल्स, ये ज़ाहिर-सी बात है कि ऑफिशियल में, ऑफिस के काम में, कंपनी के काम में, फैक्ट्री के काम में, कॉलेज के काम में नॉन वर्बल तरीके से आप कम्युनिकेट कर नहीं पाएँगे। भाई कोई टीचर आपको पढ़ाने आएगा तो वो बोल करके या फिर लिख करके पढ़ाएगा, ऐसा थोड़ी है कि हाँ, आपको इशारे-इशारे में पूरी बातें बता दे। हाँ, कुछ बातें ज़रूर बता सकता है इशारे-इशारे में जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत होगी, लेकिन सारी बातों को आपको इशारों में वो नहीं बता सकता है। तो वही कह रहा है कि नॉट सूटेबल फॉर ऑफिशियल डिटेल्स के लिए ये कहिए कि एक तरीके से सूटेबल नहीं होता है। फिर डिफिकल्ट फॉर ए डिस्टेंस, अगर आपको दूर-दूर रह के कम्युनिकेट करना है, जैसे मान लीजिए कि 2 पर्सन ऐसे हो गए जो बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, इशारे-इशारे में बात करेंगे। अब वो दूर-दूर हैं तब कैसे बात करेंगे? भाई मान लीजिए कि आप यहाँ हैं, आपका दोस्त दिल्ली में है और दोनों लोग बोल भी नहीं सकते हैं, लिख भी नहीं सकते हैं, ठीक है? तो इस केस में क्या करेंगे? आपका जो डिस्टेंस, जब दूरी पे रहेंगे तो कम्युनिकेशन करने में अब तो चलिए ये वीडियो वगैरह की जो आपके वीडियो कॉलिंग वगैरह ऑप्शन आ गए, तो इसमें चलिए आप करिए कि एक तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन पहले की बात करें ये सब चीज़ें थी नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, जब दूर रहेंगे तो नॉन वर्बल तरीके से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे, और वीडियो कॉलिंग पे चलिए आ भी जाएँगे तो आप
आई टू आई कॉन्टैक्ट रहता नहीं है सही से एक तरीके से, जब फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं तो इमोशनली आप कनेक्ट रहते हैं कि हाँ, दोनों लोग इमोशनली कनेक्ट है। लेकिन जब दूर-दूर रहते हैं तो इमोशनली आप लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो वही कह रहा है कि डिफिकल्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस, यानी कि सम जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस कैन नॉट बी सीन क्लियरली फ्रॉम अवे, यानी कि दूर से कुछ हाव-भाव और चेहरे के भाव स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। फिर उसके बाद से डिपेंड ऑन सिचुएशन, यानी कि द मीनिंग ऑफ ए जेस्चर कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। किसी इशारे का अर्थ परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। जैसे कई बार आप दुःख की घड़ी में हैं तो थोड़ा-सा दुःख के टाइप का इशारा करेंगे, ठीक है? कई बार आप नॉर्मल सिचुएशन में हैं तब भी आप दुःख का इशारा कर सकते हैं, ठीक है? कई बार आप कहिए कि किसी खुशी वाली सिचुएशन में हैं तो हो सकता है कि आप नॉर्मल सिचुएशन में ही खड़े हैं आराम से, जैसे लग रहा है कि आप नॉर्मल हैं। कई बार आप खुशी की सिचुएशन में खूब ज़्यादा हँसने लगते हैं, उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। तो इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि द मीनिंग ऑफ ए जेस्चर कैन बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। किसी इशारे का अर्थ परिस्थिति के अनुसार क्या हो सकता है, बदल सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है? तो ये आपके पूरे नॉन वर्बल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए। उसके बाद से हम आते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल मैंने आपको एक लाइन में बताया था कि जिस भी कम्युनिकेशन का कोई एक फिक्स नियम कानून होगा, रूल होगा, तरीका होगा, उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। अर्थात फॉर्मल को आपको याद रखना है ऑफिशियल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपने अगर नोट्स में देखा होगा, जब भी आपसे पूछा जाए, कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, जब भी आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर आपसे कह दे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप लिख लेंगे कि हाँ, जितने टाइप्स अभी मैंने आपको बताए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, पिछली बार ही आपके एग्जाम में पूछा गया था कि फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के फॉर्म के बारे में बताइए, तो यही है, इसका मतलब यही है, टाइप्स ही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको डायग्राम दिखाया है उसको एकदम डिटेल में बना देंगे, भले आपसे पूछा जाए दो तीन ही नाम लेकर के, लेकिन जब आप डायग्राम बना देंगे पूरा, तो जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा, एकदम लगेगा उसको कि हाँ, ये बच्चा बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है। इसने कम्युनिकेशन के सभी टाइप्स को बस अच्छे से, आपको लिखना भी नहीं है उसको, बस आपको चार्ट बना देना है, और जितना आपसे एग्जाम में पूछा है, नाम लेकर पूछा है 2-3 का, तो उसको लिखेंगे, या फिर ऐसे कह दिया कि बस नाम लिखिए। कभी-कभी ये पूछ देता है कि हाँ, 5-6 का आप नाम लिख दिए, राइट द फॉर्म्स ऑफ, ऐसे करेगा, राइट दी 5 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप लिख देंगे ना कि हाँ, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, जेस्चर, ओरल, रिटन, सब लिख देंगे। केवल कभी-कभी नाम लिखने के लिए कहता है, और कभी-कभी नाम के साथ डेफिनिशन लिखने के लिए भी कहता है। तो जब भी आपसे टाइप्स कहे या फिर फॉर्म्स कहे, अब मान लीजिए कि जो बच्चे नहीं देखेंगे, एग्जाम देने चले गए और फॉर्म्स पूछ दिया गया, और वो सोचते रह जाएंगे कि यार फॉर्म्स क्या होता है, हमने तो टाइप्स पढ़ा है, फॉर्म्स तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इस किस्से में आपके सामने समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। टाइप्स पूछे या फिर फॉर्म्स पूछे, सबका मतलब एक ही है। अब देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब भी कम्युनिकेशन आप सटीक तरीके से, देखिए 2 तरीके से कम्युनिकेशन आप करते होंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप ही का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आप हैं ये, ठीक है? ये आप हैं। आप मान लीजिए कि घर पे हैं, और आप मान लीजिए कि यहाँ पे कॉलेज में या फिर आप मान लीजिए कंपनी में काम करते हैं। तो यहाँ पे घर पे आप अपने तरीके से कम्युनिकेट करते होंगे। जैसे-तैसे अपनी बहन को बोल देते होंगे, जा बर्तन धो, जा कपड़ा धो, जा काम करने जा, जा झाड़ू-पोछा लगाने जा। जैसे मर्ज़ी वैसे बोल देंगे। वहीं जब आप कंपनी में रहेंगे या फिर कॉलेज में रहेंगे या फिर कंपनी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे फिक्स तरीका होगा। आप स्टाफ को ऐसे नहीं बोल पाएँगे कि हाँ, जाओ मेरे लिए ये करो। आप वहाँ पे हेलो सर, मैडम, या फिर वहाँ का एक नियम कानून होगा कि हाँ, ऐसे तरीके से, इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है? तो जहाँ पे किसी नियम कानून की बात आ जाती है, वो होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन कि हाँ, इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से, ऑफिशियल तरीके से बात करना है। और जहाँ पे आपके नियम कानून नहीं होते हैं, आप अपने लोकल भाषा में जैसे-तैसे गाली देके, गाली-गलौज करके जैसे-तैसे बात कर सकते हैं। जैसे आप दोस्तों यारों से बात करते हैं, तो वही आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन को ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछ दे कि हाँ बताइए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन को डिफाइन कीजिए, राइट द डेफिनिशन ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन, तो आप समझ जाएँगे कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। आप जो बच्चे नहीं जानते हैं, केवल फॉर्मल रटे हुए हैं, तो अगर ऑफिशियल पूछ दे तो वो सोचने लगेंगे कि यार पूरे हमने टाइप्स में ऑफिशियल तो कहीं देखा ही नहीं था। अनऑफिशियल की जहाँ बात आएगी, इसका मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ठीक है? इन दोनों चीज़ों को समझ गए? जहाँ भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात आएगी मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जहाँ भी अनऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात आएगी इसका मतलब वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। अब चलिए डेफिनिशन देखते हैं। Communication that allows officials rules and channels is called फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि आधिकारिक नियमों और निर्धारित माध्यमों के अनुसार किया जाने वाला संचार औपचारिक संचार होता है। जैसे कंपनी का रूल होता होगा कि हाँ, इस तरीके से आपको बात करना है। अगर आपको छुट्टी चाहिए, भाई कंपनी का रूल होता है ना कि अगर आपको छुट्टी चाहिए, तो आपको नियम कानून के साथ तो पहले आप बात करेंगे, ठीक है? निर्धारित तरीके से, निर्धारित नियमों के माध्यम से। उसके बाद से माध्यम, किस माध्यम से? हाँ भाई, अगर आपको छुट्टी चाहिए तो ये नहीं कि आप डायरेक्ट मैनेजर के ऑफिस में घुस जाएँगे, कहेंगे, "ए, कल छुट्टी चाहिए मुझे।" नहीं, आपको उसके लिए प्रोसीजर होगा कि हाँ, आपको ईमेल करना होगा, ठीक है? या फिर आपको एप्लीकेशन लिखना होगा,
ठीक है, कोई ना कोई माध्यम होगा कि हाँ, चलिए रिटेन तरीके से आपको ईमेल देना पड़ेगा या फिर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, तब आपके एप्लीकेशन को देखा जाएगा, वहाँ पे मैनेजर देखेंगे, फिर आपको अप्रूवल देंगे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है देखिए कि आधिकारिक नियमों और निर्धारित माध्यमों के अनुसार किया जाने वाला संचार औपचारिक औपचारिक संचार कहलाता है। या फिर एक और देख लीजिए, कम्युनिकेशन यूज्ड इन ऑफिस, स्कूल्स और अदर ऑफिशियल प्लेसेस कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इसका नाम ही है ऑफिशियल कम्युनिकेशन या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ऑफिस, स्कूल या अन्य आधिकारिक स्थानों पर किया जाने वाला संचार औपचारिक संचार कहलाता है। ज़ाहिर-सी बात है कि इसका नाम ही है फॉर्मल या फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो अधिकतर ये जितने आपकी कंपनी हो गए, डिपार्टमेंट हो गए, ऑफिस हो गए, स्कूल्स हो गए, वहीं पे इसका उपयोग होता है। तो समझ गए कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के। जैसे आपका ऑफिशियल नोटिस हो गया, भाई आप नोटिस लिखते हैं कि नहीं? तो ऑफिशियल नोटिस लिखते हैं, उसको लिखने का कुछ तरीका होता होगा। जैसे एन ऑफिस गिव्स ए नोटिस टू हिज एम्प्लॉयी यानी कि आधिकारिक सूचना। कार्यालय कर्मचारियों को सूचना जारी करता है, ठीक है? तो ऑफिशियल तरीके से जारी करता है। फिर उसके बाद से जॉब का इंटरव्यू, जब भी आप इंटरव्यू देते हैं तो अच्छे तरीके से देते हैं। ऐसे थोड़ी है कि हाँ, दोस्त यार के पास बैठे हैं जैसे मर्ज़ी, अरे यार ये क्यों पूछ रहे हो, दूसरा पूछो, बढ़िया वाला पूछो। आप ऑफिशियल तरीके से उसको पहले आप जाकर के अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर वो जो आपसे पूछते हैं, उसका बेहतरीन तरीके से आप जवाब देने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद से ऑफिशियल ईमेल हो गया, जो भी आप ईमेल लिखते हैं ऑफिशियल तरीके से लिखते हैं। फिर आपका ऑफिस का मीटिंग हो गया, मीटिंग में भी जब भी आप बैठते हैं तो ऑफिशियल तरीके से आपकी बातचीत वगैरह होती है, जो भी मीटिंग में होता है उसका जवाब देना होता है या फिर जो भी होता है, तो ऑफिशियल तरीके से होता है। रिटन रिपोर्ट, जब भी कोई नोटिस लिखते हैं, कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो आप ऑफिशियल तरीके से लिख करके उसको सबमिट करते हैं, ठीक है? ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए ऑफिशियल कम्युनिकेशन के या फिर कह लीजिए कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के, ठीक है? अब उसके बाद से बारी आती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। भाई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखिए क्या होता है, जब भी आप आपस में बातचीत करते हैं, लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत करना हो गया, रिश्तेदारों से बातचीत करना हो गया, साथी संबंधियों से बातचीत करना हो गया, वही आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। देखिए, कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इन ए कैजुअल और फ्रेंडली, जब आप कैजुअल होकर के एकदम फ्रेंडली होकर के दोस्त के जैसे बात करते हैं, तो वही आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर अनऑफिशियल कम्युनिकेशन कहलाता है। इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लोगों के बीच सामान्य और दोस्ताना तरीके से किया जाने वाला संचार अनौपचारिक संचार कहलाता है या फिर अनऑफिशियल संचार कहलाता है। एग्जांपल देख लीजिए, दोस्तों के साथ बातचीत करना, परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करना, सहपाठियों के साथ, क्लासमेट के साथ बातचीत करना, पड़ोसियों के साथ बातचीत करना, रिश्तेदारों के साथ बातचीट करना, ये सब आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स है। ठीक है? तो इनफॉर्मल समझ गए, फॉर्मल समझ गए, काफ़ी ईज़ी है। अब देखिए एक आता है आपका, एक तो हो गया आपका मैंने बताया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, टाइप्स बताया, टाइप्स मतलब फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपने देख लिया कि हाँ, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स एक ही होते हैं। एक आपका होता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी आपके टाइप्स के जैसे ही है। तो टाइप्स में भी आपके कई प्रकार के टाइप्स आपने पढ़े थे, तो इसमें एक होता है फ्लो। फ्लो मतलब कि आपका जो सूचना है छोटे अधिकारी से बड़े अधिकारी के पास जाएगा या फिर इस लेवल से उस लेवल तक जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं फ्लो, यानी कि संचार का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ऊपर से नीचे की ओर संचार जा रहा है, अर्थात जो भी आपकी सूचना है, आप नीचे से ऊपर यानी कि छोटे अधिकारी से बड़े अधिकारी की ओर भेज रहे हैं या फिर बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी की ओर आपकी सूचनाएँ आ रही हैं, तो इसी को हम फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो जब भी आपसे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात आएगी, तो इसमें आपको बस 5 याद रखना है। अपवार्ड कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आपको टाइप्स में बताया था, अगर आपने टाइप्स वाले लेक्चर को देखा होगा, तो आपको ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे। लेकिन आपसे कभी नाम लेकर के पूछ दे, ऐसे टाइप्स फॉर्म्स पूछ दे, तो आप जितना मेंशन करना चाहते हैं मेंशन कर सकते हैं। लेकिन नाम लेकर के पूछ दे कि हाँ, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को डिफाइन कीजिए या फिर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को बताइए, तो इसका मतलब संचार जो है वो किस दिशा में प्रवाह हो रहा है, संचार में जो आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो ऊपर के अधिकारी से नीचे के अधिकारी की ओर आ रहा है या फिर किसी डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है या फिर किसी डिपार्टमेंट से सेम डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो इसी को हम फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए, द डायरेक्शन इन विच ए मैसेज मूव्स फ्रॉम ए पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश जिस दिशा में जाता है उसे संचार का प्रवाह कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है? आप मान लीजिए कि एक कंपनी के कह लीजिए कि ओनर हो गए, ठीक है? मालिक हो गए, ठीक है? दूसरे पे आपका जनरल मैनेजर हो गया, तीसरे पे आपका मैनेजर हो गया, फिर आपका सुपरवाइज़र हो गया, फिर आपके कुछ स्टाफ हो गए, ठीक है? फिर उसके बाद से आप सबसे नीचे वाले पोस्ट पे हैं, लेबर वाले पोस्ट पे हैं, ठीक है? या फिर कहिए कि नॉर्मल वाले पोस्ट पे हैं। अब क्या करेंगे, आपने कोई इन्फॉर्मेशन इनको दिया, इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन इनको दिया, इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन इसको दिया, इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन इसको दिया, तो ये क्या हुआ? आपके लोअर लेवल से निचले स्तर से आपकी जो सूचना है, आपके पास जो सूचना थी, आपके ऊपर लेवल पे जा रही है, ठीक है? तो यही क्या कहलाता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जब ऊपर से नीचे जाना या फिर नीचे से ऊपर आना या फिर एक डिपार्टमेंट से भाई आपके लेवल का कोई कंपनी हो गया, कोई आपका डिपार्टमेंट हो गया, आप इनसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या फिर ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है, ये कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, जब आप इनसे शेयर करते हैं तो इसी को हम फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब देखिए मुख्यतः आपके 5 प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से देखिए, अपवार्ड कम्युनिकेशन,
डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन और डायगोनल या फिर क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। इसको मैंने आपको डिटेल में बताया था। चलिए एक बार और डिटेल में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या हो गया। देखिए, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जानकारी जाती है। जब भी आपके उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जानकारी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मैनेजर गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉय, एक कंपनी का एक मैनेजर हो गया, वो नीचे वाले एम्प्लॉय को क्या करता है, निर्देश देता है कि यार यार ये काम करो, ऐसे काम करो। तो ऊपर ऊपर के स्तर से नीचे के स्तर की ओर जानकारी आ रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। सेम यही इसका उल्टा, एम्प्लॉय जब मैनेजर को या फिर ऊपर वाले विभाग के अधिकारी को कह के कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, किसी सूचना के बारे में बताते हैं, तो वो आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। जैसे देखिए एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जानकारी जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जांपल, एम्प्लॉयज रिपोर्ट्स ए प्रॉब्लम टू द मैनेजर, यानी कि कोई समस्या आ गई है कंपनी में तो एम्प्लॉय करे क्या करेगा, रिपोर्ट भेजेगा, क्या करेगा, प्रॉब्लम के बारे में रिपोर्ट तैयार करके भेजेगा मैनेजर को, देखो मैनेजर ये समस्या आ गई है। तो ये क्या हुआ, आपके निचले स्तर से इन्फॉर्मेशन जो शेयर हुई आपके ऊपर के स्तर पे अधिकारियों के पास शेयर हुई, तो इसी को हम क्या कह देंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद से तीसरा है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जब भी यहाँ पे देखिए, इन्फॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन पीपल एट द सेम के लेवल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी हो गई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, कोई भी कंपनी, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। आप 2 लोग हैं, आप भी मैनेजर हैं, ठीक है, किसी विभाग के। मान लीजिए कि आप कह लीजिए कि उसमें कंपनी में कई सारे काम होते हैं, तो आप दूसरे विभाग के मैनेजर हैं, एक दूसरा विभाग का आपका मैनेजर है। तो यहाँ पे देखिए, इन्फॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन द पीपल एट द सेम लेवल, जब आप सेम लेवल के पोस्ट पे हैं और इन्फॉर्मेशन को जब आप शेयर करेंगे तो क्या कहलाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, कि हाँ सेम लेवल पे के लिए कि सेम अधिकारी से, सेम लेवल के अधिकारी से हम डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वही आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है। एग्जांपल देखिए, टू एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल डिस्कशन देयर वर्क, यानी कि 2 एम्प्लॉयज हो गए, एक किसी विभाग का एम्प्लॉय हो गया, मैनेजर हो गया, एक दूसरे विभाग का मैनेजर हो गया, या फिर सेम विभाग का मैनेजर हो गया, ये भी मैनेजर के पोस्ट पे है, ये भी मैनेजर के पोस्ट पे है। अब ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अरे यार ऐसे काम करना है, ऐसे काम कराना है, ये काम करना है, ठीक है। ये क्या कहलाया जाएगा, हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है, समझ गए। देखिए, सामान्य स्तर के 2 कर्मचारी अपने काम के बारे में चर्चा करते हैं, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब देखिए वर्टिकल में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसमें क्या होता है कि आप एक के साथ-साथ, यानी कि मान लीजिए कि आप भी मैनेजर के पोस्ट पे हैं, ये भी मैनेजर के पोस्ट में है, ये भी मैनेजर के पोस्ट पे है, दूसरी कंपनी के हैं, दूसरी डिपार्टमेंट के हैं, तो आप अपने डिपार्टमेंट में तो बात करते हैं, अपने लेवल पे बात करते हैं, साथ ही साथ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे डिपार्टमेंट में भी आप दूसरे लेवल के अधिकारियों से बात करते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाता है। और इसमें यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड बताया कि ऊपर के अधिकारी नीचे के अधिकारी से भी बात कर सकते हैं, नीचे के अधिकारी अर्थात एम्प्लॉय जो है, अधिकारी मतलब नीचे के जो एम्प्लॉय है, स्टाफ है, वो ऊपर के अधिकारी को भी सूचना दे सकते हैं। तो वर्टिकल में आपके दोनों आ जाते हैं, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं आप अपने लेवल से तो बात करते हैं, साथ ही साथ अपने लेवल के साथ साथ दूसरे लेवल के या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के या फिर दूसरे लेवल के भी साथी संबंधी अर्थात स्टाफ से बात करते हैं, मैनेजर से बात करते हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है, आपका वर्टिकल अर्थात ऊर्ध्वाधर संचार कहलाता है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में ही हेडिंग वगैरह याद रखना है कि इन्फॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब आपके इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है डिफरेंट लेवल में, ऑर्गेनाइजेशन में और डिफरेंट तरह के विभाग में, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड तरीके से भी हो सकता है, ऊंचे के अधिकारी से नीचे के अधिकारी, ऊपर के अधिकारी से नीचे के एम्प्लॉय को भी सूचना आ सकती है, नीचे से एम्प्लॉय से भी सूचना आपके अधिकारी की ओर भी जा सकती है। इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें आपके सेम लेवल पर होता है, जो मैनेजर है मैनेजर से बात कर रहे हैं, या फिर जो भी डिपार्टमेंट के हेड हैं वो हेड से बात कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, डिफरेंट लेवल पर और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी बात होता है, ठीक है। तो इसी को हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट है देखिए आपका आपका हाँ, इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैनेजर कर्मचारी को निर्देश देता है या कर्मचारी मैनेजर को रिपोर्ट देता है, ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके इसके एग्जांपल हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए पांचवा है आपका डायगोनल्स कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है देखिए, इन्फॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स। इसमें कुछ करिए कि फिक्स नहीं होता है, आप किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, आपकी कंपनी ये हो गई, आप दूसरी कंपनी के किसी मैनेजर से बात कर रहे हैं, आप दूसरी कंपनी के किसी एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, ठीक है। आप
किसी तीसरे डिपार्टमेंट में बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है कि हाँ, आपको सेम लेवल पे बात करना है, सेम ऑर्गेनाइजेशन में बात करना है, नहीं। आप किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी लेवल के डिपार्टमेंट से, स्टाफ से जब आप बात करते हैं, तो वही आपका डायगोनल डायगोनल मतलब क्या होता है? विकर्ण तरीके से। तो आपका इसमें फिक्स नहीं होता है कि हाँ, आपको सेम लेवल पे बात करना है, भाई आप मैनेजर के स्टाफ मतलब आप मैनेजर हैं, तो आप मैनेजर से ही बात करेंगे या फिर अपने सेम लेवल पे बात करेंगे, नहीं। आप जैसे मर्ज़ी आप जहाँ भी किसी मैनेजर से बात कर सकते हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में बात करते हैं, वहाँ के स्टाफ से बात कर सकते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयी से बात करते हैं, वहाँ उनके साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। तो यही आपका डायगोनल्स कम्युनिकेशन कहलाता है। देखिए, अलग-अलग विभागों और अलग-अलग स्तरों के लोगों के बीच जानकारी का आदान-प्रदान होता है। इसमें क्या होता है डायगोनल कम्युनिकेशन में अलग-अलग विभाग और अलग-अलग स्तरों के लोगों के बीच में जानकारी का आदान-प्रदान होता है। जैसे ए सेल्स ऑफिसर डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद ए प्रोडक्ट सुपरवाइजर यानी कि सेल्स अधिकारी जो है वो सीधे प्रोडक्शन सुपरवाइजर से बात करता है। भाई सेल्स अधिकारी एक छोटा-सा कह लीजिए कि व्यक्ति हो गया जो कह लीजिए कि सेल्स की देख-रेख वगैरह करता है, वो सीधे क्या करता है प्रोडक्शन जो कह लीजिए कि सामान वगैरह बनाते हैं उनके सुपरवाइजर से बात करता है अर्थात अपने ऊपर लेवल पे बात करता है। फिर जिस दूसरे डिपार्टमेंट में बात करता है भाई सेल्स वाला डिपार्टमेंट अलग हो गया, इसका काम है बेचने का, लेकिन ये डायरेक्ट क्या करता है उससे बात कर रहा है जो आपके प्रोडक्शन को अर्थात जो प्रोडक्ट को बनाता है कि देखो आपके प्रोडक्ट में ये कमी है, वो कमी है या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में बात करेगा, फिर किसी और लेवल के अधिकारी से बात करेगा। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? ये फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन आप समझ गए। उसके बाद से आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकर के चलेंगे, ठीक है? इसमें क्या होता है आपका 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन इसको कहते हैं अर्थात 7 प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, 7 सिद्धांत कह सकते हैं। ये आपका नाम लेकर के ऐसे भी पूछता है, कैसे पूछता है कि 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताइए या फिर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताइए यानी कि 7 सिद्धांत कौन से? अब सिद्धांत का मतलब क्या है कि आप किस तरीके से भाई जो जब आप कोई काम करते हैं, तो एक होता है कि चलिए आप जैसे-तैसे काम को कर दिए, ठीक है? एक होता है कि आप काम करेंगे तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कि यार ये हम काम किस तरीके से करेंगे तो हमारा काम परफेक्ट होगा, ठीक है? सेम उसी प्रकार से कम्युनिकेशन तो आप जनरली भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इन सिद्धांत का उपयोग करते हैं तो जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो एकदम सटीक होता है, एकदम इफेक्टिव होता है। आपको भी चीज़ें समझ में आएँगी और जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, उसके सामने भी कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी, उसके भी मन में कोई डाउट्स क्रिएट नहीं होगा। तो एक तरीके से नॉर्मल भाषा में कहें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपके पास 7 जो प्रिंसिपल्स है, 7 जो सिद्धांत है, 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन है, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? ये क्या करता है बेसिकली आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव अर्थात परफेक्ट बनाता है, अर्थात ये अगर चीज़ें हैं आपके कम्युनिकेशन में ये इन 7 प्रिंसिपल्स का अगर आप उपयोग करके कम्युनिकेट करते हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा, आपको भी समझ में आएगा और जिसको आप समझाने की कोशिश करेंगे, जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, उसके सामने भी कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी, ठीक है? तो देखिए दिस 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशंस आर 7 प्रिंसिपल्स यहाँ पे 7 सीएस दिख रहा होगा, 7 सीएस दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि इसका जो सिद्धांत है वो केवल सी से स्टार्ट होता है, ठीक है? सी से सातों जो आपके कह लीजिए कि टर्म है वो सी से स्टार्ट होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है 7 सीएस, ठीक है? तो जी दिस 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन आर 7 प्रिंसिपल्स दैट हेल्प मेक कम्युनिकेशन क्लियर, इफेक्टिव एंड अंडरस्टैंडेबल। यानी कि 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन संचार के 7 ऐसे सिद्धांत है जो संचार को स्पष्ट एकदम क्लियर बनाते हैं, स्पष्ट बनाते हैं, इफेक्टिव यानी कि प्रभावी बनाते हैं और आसानी से समझने योग्य बनाते हैं। अर्थात इन सिद्धांत का अगर आप उपयोग करके कम्युनिकेट करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन क्या रहेगा एकदम क्लियर रहेगा, अगले वाले को कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रभावी रहेगा, इफेक्टिव रहेगा और आसानी से समझने में योग्य बनाते हैं अर्थात आसानी से अगला आपकी चीज़ों को आपकी इन्फॉर्मेशन को समझ पाएगा, ठीक है? अब ये 7 सीएस है क्या देखिए, सी से क्लैरिटी, सी से क्लियर भी कई जगह आप ये देखेंगे, ये क्लियर भी लिखा रह सकता है, क्लैरिटी भी लिखा रह सकता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? उसका सेम मतलब यही होगा, ठीक है? फिर उसके बाद से दूसरा है कंसाइज़नेस, फिर आपका है कंप्लीटनेस, फिर आपका आप कई जगह कंप्लीट भी देखने को मिलेगा, कई जगह कंप्लीटनेस भी देखने को मिलेगा, तो इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है, ठीक है? सेम चीज़ें हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से करेक्टनेस और फिर उसके बाद से कंक्रीटनेस और फिर उसके बाद से कोर्टेसी और फिर उसके बाद से कंसिडरेशन, ठीक है? ये 7 आपके मूल कह लीजिए कि 7 प्रिंसिपल्स है जो कि सी से स्टार्ट होते हैं। देखिए सब में लिख रहा होगा सी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? इसीलिए इसको क्या कहते हैं 7 सीएस कहते हैं अर्थात सी यहाँ पे सी का मतलब क्या है? यहाँ पे सी का मतलब क्या है? 7 सीएस यानी कि जो भी इसके 7 सिद्धांत हैं, वो सी से स्टार्ट होते हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, जो आपके संचार को एकदम क्लियर बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं, ठीक है?
अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं, यानी कि आपके जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको समझने योग्य बनाते हैं। अगला आसानी से आपके इन्फॉर्मेशन को, आपकी सूचनाओं को समझ पाता है, ठीक है? तो इतना तो समझ गए ना कि हाँ, ये 7 प्रिंसिपल्स हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं, क्लियर बनाते हैं और समझने योग्य बनाते हैं। और ये चूँकि 7 सीएस इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके पूरे जो टर्म है, जो पूरे आपके 7 सीएस हैं, वो सी से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको 7 सीएस कहते हैं। अब एक-एक करके इनका डेफिनिशन देखते हैं। पहला, सबसे पहली चीज़ क्लैरिटी। द मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है? कोई भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो मैसेज आपका क्या होना चाहिए? एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगला देख के समझ जाए। ऐसा नहीं कि उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि अगला समझ ही नहीं पा रहा है। तो जो मैसेज है आपका, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यही है कि संदेश स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य होना चाहिए। भाई आप कोई संदेश भेज रहे हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो अगला देख के समझ नहीं पाएगा, वो डाउट्स में पड़ा रहेगा। तो आपका कम्युनिकेशन क्या इफेक्टिव हो पाएगा? क्या अच्छा परफेक्ट कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब अगला समझेगा नहीं आपके संचार को, अर्थात आपकी इन्फॉर्मेशन को समझ ही नहीं पाएगा सही से, तो कम्युनिकेशन क्लियर कैसे हो पाएगा? कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे हो पाएगा? परफेक्ट कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, ये पहला हो गया क्लैरिटी। दूसरा है देखिए कंसाइज़नेस, यानी कि संक्षिप्तता। द मैसेज शुड कंटेंट ओनली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि संदेश में केवल आवश्यक जानकारी होनी चाहिए, आवश्यक बातें नहीं। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आप जिस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन भेजना है, तो उसमें आवश्यक ही जानकारी आपको मेंशन करना है। ये नहीं कि आपने नॉर्मल चीज़ों को, आवश्यक चीज़ों को मेंशन कर दिया, उसी में बीच में उल-जुलूल बातों को कर दिया कि हाँ, ये नहीं करोगे तो फाड़ देंगे, चीर देंगे, ऐसा है, वैसा है। उल-जुलूल बातों को, या फिर कहिए कि गलत बातों को वहाँ पे मेंशन नहीं करना है। सीधे कहने का मतलब है कि जो भी आपको जानकारी शेयर करनी है, तो टू द पॉइंट आपको बात करना है। ऐसा नहीं कि हाँ, आपने नेसेसरी चीज़ों को भेज दिया, उसी में बीच-बीच में उल-जुलूल चीज़ों को उसमें मिला दिया कि हाँ, अगले को समझने में दिक्कत हो। तो आपके जो मैसेज में जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, कंसाइज़नेस होनी चाहिए। तो यही यहाँ पे कहा गया है दूसरा पॉइंट में, द मैसेज शुड कंटेंट ओनली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, कि संदेश में केवल आवश्यक जानकारी होनी चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं है। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि जिस चीज़ के बारे में कोई आवश्यक जानकारी आपको किसी को भेजना है, तो आवश्यक चीज़ों को ही भेजेंगे, उसमें अननेसेसरी गलत चीज़ों को क्यों भेजेंगे? तो आपके मैसेज में केवल जानकारी, आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए कि मीटिंग एट 10 एम इज़ बेटर देन ए लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। आप मान लीजिए कि बड़ी-बड़ी चीज़ें हाँक रहे हैं कि चलो इस टाइम मीटिंग होगी, उस टाइम मीटिंग होगी, तो ये क्लियर मैसेज नहीं है। वही आप कह देंगे हाँ, चलो मीटिंग 10 बजे स्टार्ट होगी, तो ये क्लियर हो गया। आवश्यक चीज़ें जो आपने थी, जो ज़रूरी चीज़ें थी, वो आपने बता दी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? चीज़ों आपके मैसेज में संक्षिप्तता हो जाएगी। आप लोग देख कर के अर्थात जो नेसेसरी पॉइंट्स है, उसको आप मेंशन कर देंगे कि हाँ, 10 बजे इस स्थान पे यहाँ पे मीटिंग होने वाली है। वहीं आप उल-जुलूल कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे इस टाइम में ये वो फलाना-ढिमकाना, उसमें बीच में कुछ और ऐड करेंगे, अननेसेसरी चीज़ों को बताएँगे, तो समझने में दिक्कत होगी। तो आपके मैसेज में कंसाइज़नेस होनी चाहिए। आपको मैसेज एक तरीके से टू द पॉइंट आपको बताना है कि हाँ, ये होने वाला है, ठीक है? उसके बाद से देखिए एक और है आपका तीसरा है कंप्लीटनेस, अर्थात पूर्णता, अर्थात पूर्ण। इसमें देखिए द मैसेज शुड कंटेंट ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अब इसमें ये है कि कोई ज़रूरी बात छूटनी नहीं चाहिए। भाई इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, तो ये नहीं कि हाँ, आपको 3 शेयर करना था, आपने 1 ही इन्फॉर्मेशन दी। भाई आपका मैसेज कंप्लीट तो होना चाहिए ना भाई। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपको, या फिर कहिए कि आपके भाई को चोट लग गई है, ठीक है? आप उसको हॉस्पिटल में लेकर के गए हैं, ठीक है? आपके घर वाले से फ़ोन आया कि कहाँ पे हो हॉस्पिटल में? तो आपने बता दिया कि हम गोरखपुर के हॉस्पिटल में हैं। तो क्या वो पहुँच जाएँगे गोरखपुर के हॉस्पिटल में? भाई आप वहाँ पे नहीं बताएँगे कि गोरखपुर के हॉस्पिटल में, इस एरिये में, इस कॉलोनी में, और हॉस्पिटल का नाम है फलाना, 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 इस एरिया में पड़ता है। जब तक आप पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तब तक समझ नहीं पाएँगे। आप ऐसे जनरली आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि हाँ, हम गोरखपुर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो क्या वो पहुँच जाएँगे आपके पास? नहीं पहुँच पाएँगे। तो आपका जो मैसेज है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है, वो कंप्लीट होना चाहिए। जब भी आप संचार करते हैं, तो उसमें कंप्लीटनेस होना चाहिए, सारी जानकारी उसमें होनी चाहिए, ठीक है? तो वही यहाँ पे कहा गया है देखिए, द मैसेज शुड कंटेन्स ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि संदेश में आवश्यक सभी जानकारी शामिल होनी चाहिए। जैसे ए मीटिंग मैसेज शुड इंक्लूड डेट, टाइम, प्लेस। जब आप मीटिंग करते हैं, एग्ज़ाम्पल दिया गया है, एग्ज़ाम्पल तो कोई भी आप दे सकते हैं। तो जब आप मीटिंग होने वाली है, तो मीटिंग वाली का आप क्या बताएँगे? केवल अगर आप डेट बता देंगे, तो डेट से काम चल जाएगा? नहीं, डेट के साथ आप क्या बताएँगे? टाइम भी बताएँगे, कब से स्टार्ट होने वाला है, इसका पर्पज़ क्या है, किस बारे में मीटिंग होने वाली है, तब तो उस हिसाब से लोग तैयारी करके आएँगे, या फिर उस हिसाब से लोग प्रिपेयर होकर के आएँगे। तो आपके मैसेज में, इन्फॉर्मेशन में जब भी आप संचार करते हैं, तो उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए, अर्थात आपके उसमें पूरी जानकारी मेंशन होनी चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद से करेक्टनेस, यानी कि शुद्धता। ज़ाहिर-सी बात है कि मैसेज अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा, शुद्ध नहीं रहेगा, आप उसमें मान लीजिए कुछ लिख करके ही बोल रहे हैं, तो आप कहिए कि उसमें ग्रामेटिकली कई सारी एरर्स कर दे रहे हैं, जो अगला देख करके समझ नहीं पा रहा है, तब भी समस्या क्रिएट होगी। तो वही कहा जाए देखिए, द मैसेज शुड बी फैक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि संदेश तथ्य और व्याकरण की दृष्टि से सही होना चाहिए। भाई
फैक्चुअली सही होना चाहिए। भाई आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पता ये चले एक चीज़ वो फैक्चुअली सही नहीं है, उसका कोई फैक्ट नहीं है, कोई उसका आधार ही नहीं है, ठीक है? तो सही होना चाहिए। फिर उसके बाद से ग्रामेटिकली अगर कुछ लिख करके आप भेज रहे हैं, फिर बोल करके आप कह रहे हैं, तो जो भी आप चीज़ बोल रहे हैं, वो सही तरीके से आपको बोलना है कि अगला देख करके समझ जाए, उसमें कुछ एरर्स ना हो, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे यूज़ करेक्ट फैक्ट्स, स्पेलिंग्स, ग्रामर्स एंड फिगर्स। जैसे आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं, फिर किसी को लेटर ही लिख रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हाँ, उल्टा-पुल्टा लिख देंगे, ठीक है? मान लीजिए कि आप कोई वर्ड लिख रहे हैं, उसमें गलत-गलत मीनिंग लिख रहे हैं, ग्रामर आपका सही नहीं है, कुछ फिगर बना रहे हैं, डायग्राम वहाँ पे आपने ग्राफ्स वगैरह मेंशन किया है, वो भी सही नहीं है, ठीक है? आप जो फैक्ट बता रहे हैं, वो भी फैक्ट आपका गलत है, तो अगले को समझने में परेशानी होगी। तो आपका मैसेज एक तरीके से करेक्ट होना चाहिए। सीधे कहने का मतलब है कि आपका मैसेज सही और शुद्ध होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद से कंक्रीटनेस यानी कि ठोसता, आपका मैसेज ठोस होना चाहिए। देखिए, द मैसेज शुड बी ए स्पेसिफिक एंड सपोर्टेड बाय फैक्ट्स यानी कि संदेश निश्चित, स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। जो भी आप फैक्ट जो भी चीज़ के जिस भी चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, वो आपका फैक्चुअली सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ, उल-जुलूल आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो जो भी आपने बता दिया, जैसे अभी मामला कई जगह चलता है ना, तो कोई कुछ न्यूज़ एक तरीके से कोई आपका इंस्टाग्राम पे वायरल कर दिया, ठीक है? अब वही सेम चीज़ कई लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, उसको रीपोस्ट करते हैं, कोई वेरीफाई नहीं करता है, कोई देखता नहीं है। भले ही वो जानकारी गलत है, लेकिन सब लोग शेयर करने लगते हैं, तो उसमें ठोसता है नहीं। भाई ज़ाहिर-सी बात है, आगे चल के पता ही चल जाता है कि हाँ, ये गलत है, लेकिन कई लोगों तक क्या होती है, गलत जानकारी तो पहुँच जाती है। तो आपके मैसेज में ठोसता होनी चाहिए, आपका संदेश एकदम निश्चित होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ हमारी सही है, ठीक है? गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखिए, नॉर्मल एग्ज़ाम्पल लिया है, सेल्स इंक्रीज्ड बाय 20% इज़ मोर कंक्रीट देन सेल्स इंक्रीज़ ए लॉट। जैसे आपने कह दिया, मान लीजिए कि हाँ, हमने सेल्स को बढ़ा दिया है, या फिर मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप व्यापारी हैं, आपने किसी चीज़ को बढ़ा दिया है, उसका दाम बढ़ा दिया है, ठीक है? तो आप ऐसे कहेंगे, अगर मान लीजिए कि हमने इसका दाम वगैरह कुछ बढ़ा दिया है, तो अगले पर्सन को सही से समझ में नहीं आएगा। वैसे कहेंगे कि हमने इसका दाम 20% बढ़ा दिया है, ठीक है? तो एग्ज़ैक्ट उसको डेटा मालूम चल जाएगा, तो आपका क्या होगा, आपका मैसेज मतलब आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम ठोस है कि हाँ, आपने जो बताना चाहा, कि उसने पूछा कि हाँ, कितना बढ़ा है? तो आपने बता दिया कि हाँ, 20% बढ़ा है, तो एग्ज़ैक्ट उसको डेटा मिल गया। आपने कह दिया कि हाँ, अरे बढ़ गया है, बस थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो ये क्लियर मैसेज नहीं हो पाएगा, इसमें ठोस नहीं होगा, ठीक है? यही कहा जा रहा है कि संदेश आपका निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद से है देखिए कोर्टेसी यानी कि विनम्रता। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, आपका दिली व्यवहार अच्छा नहीं है, आप विनम्र तरीके से बात नहीं करते हैं, तो आपका पूरा कहिए कि संचार खराब हो जाता है। यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए, कम्युनिकेशन शुड बी पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट यानी कि संचार में विनम्रता, सम्मान और दूसरों की भावना का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं बात कर रहे हैं, किसी से गुस्से में बात करेंगे, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि व्यवहार आपका गलत होगा, वो भी आपसे गुस्से में बात करेगा, गाली-गलौज पे लड़ाई-झगड़े के चांसेस बन जाएँगे। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप किसी से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको इमोशनली अच्छे तरीके से और दिल से और सम्मान के साथ, ये नहीं कि हाँ, कोई गरीब व्यक्ति है, तो उसको हम तू-तड़ाक करके बात करेंगे, कोई अमीर आ गया तो उससे हम सम्मान के साथ बात करेंगे, नहीं। सबसे आपको समान व्यवहार रखना है, अच्छे तरीके से जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे, विनम्रता से आपको कम्युनिकेट करना है, तभी आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाएगा। नहीं तो आपका पूरा संचार का काम ही खराब हो जाएगा, जब आपके कम्युनिकेशन में विनम्रता नहीं रहेगी। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने देखा होगा कई बार लड़ाई-झगड़े के कारण क्या बनते हैं? कई बार आप रास्ते में देखते होंगे कि बाइक वाले लड़ने लगते हैं, या फिर कई जगह दुकान पे देखते होंगे क तू-तड़ाक होने लगता है। ये सब क्या है? विनम्रता के कारण होता है कि वो लोग क्या होते हैं, एक तरीके से विनम्र नहीं होते हैं, दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, बस अपने सम्मान की ओर देखते हैं और दूसरों का सम्मान नहीं। जैसे कोई पैसे वाला व्यक्ति आ गया, किसी दुकान में चला गया, तो कई लोग होते हैं ना एटीट्यूड वाले, तो तू-तड़ाक करके बात करेगा, थोड़ा-सा दिखाएगा कि हाँ, हमारे पास पैसा है, अरे ये निकाला, अरे वो निकाला, अरे क्या कर रहा है, अरे ऐसे क्यों कर रहा है, ठीक है? तो जब आपके कल की कम्युनिकेशन में, आपके इन्फॉर्मेशन में, संचार में विनम्रता नहीं होगी, तो आपका पूरा एक तरीके से जो कम्युनिकेशन है, वो इफेक्टिव नहीं माना जाएगा कि भाई आप इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। संचार को अर्थात क जो आपकी जानकारी है, उसको साझा नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके कम्युनिकेशन में जब भी आप किसी से भी बात करेंगे, किसी से कम्युनिकेट करेंगे, तो दिली व्यवहार, विनम्रता, अच्छा व्यवहार ज़रूर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए नेक्स्ट है आपका कंसिडरेशन यानी कि विचारशीलता। द सेंडर शुड कंसीडर द रिसीवर्स नीड्स, फीलिंग्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि प्रेषक को प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं, भावनाओं और दृष्टिकोण का ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या है विचारशीलता मतलब कि भाई
जिससे आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अगला क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है, उसके मन में क्या है, वो इमोशनली क्या किस प्रकार से फ़ील कर रहा है, तो उसका भी आपको इसमें ध्यान रखना होता है, उसकी सारी बातों को आपको दिल होता है ना, दिल की गहराई से भाई कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगला बोल नहीं पाता है, जैसे उसको पैसे की ज़रूरत है, मान लीजिए कि उसके घर में कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन वो आपसे खुल के नहीं कह पा रहा है कि अरे यार, बड़ी मुसीबत में है, ये दिक्कत है, लेकिन वो खुल के आपसे पैसा नहीं माँग रहा है, लेकिन आप अगर उससे दिली व्यवहार अच्छे तरीके से कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपके बीच में बॉन्ड अच्छा है, तो आप देख कर के समझ जाएँगे ना कि हाँ, लग रहा है इसको पैसे की ज़रूरत है, थोड़ा-सा मैं पैसा इसको दे दे रहा हूँ। तो यही कहा जा रहा है कि द सेंडर शुड कंसीडर द रिसीवर्स नीड्स, उसकी आवश्यकता को समझना चाहिए, उसकी फीलिंग्स को और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए कि हाँ, वो क्या कहना चाहता है, अर्थात उसकी विचारशीलता क्या है, उसका विचार क्या है, वो आपको समझना चाहिए। अर्थात जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है ना, जब आप कम्युनिकेट करते हैं, तो अगले के दिल में क्या है, उसकी इच्छाओं को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा। आप दोनों के बीच में अच्छे तरीके से कहिए कि संचार कंप्लीट हो पाएगा कि हाँ यार, वो हमसे पैसा माँगना चाहता है, लेकिन वो माँग नहीं पा रहा है, तो आप उसके दिल की गहराई को समझ जाएँगे, देख कर के समझ जाएँगे उसको कि हाँ यार, ये कहना चाहता है या फिर ये माँगना चाहता है। तो देखिए, यूज़ सिंपल लैंग्वेज व्हेन एक्सप्लेनिंग समथिंग टू ए बिगिनर, यानी कि किसी आप या फिर कोई नया व्यक्ति है, तो उसको आप कोई चीज़ समझाना है, तो उसको क्या करेंगे? सिंपल लैंग्वेज के साथ अच्छे तरीके से समझाएँगे और उसके दिल की गहराइयों में भी आप देखेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ पा रही हैं, तो उसका इमोशंस देख कर के, उसका फेस का एक्सप्रेशन देख कर के कुछ चीज़ों को आप समझेंगे कि हाँ, ये इस प्रकार से हमें कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। इस पे विचारशीलता होनी चाहिए, अर्थात आप जब भी कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, आप दूसरों के दिल को, दूसरे की दिल की गहराई को देख कर के उसको पढ़ करके समझ पाएँ कि हाँ, ये अगला हमें कहना क्या चाहता है, ठीक है? तो यही आपके 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन थे। वेरी, वेरी कहिए कि ईज़ी टॉपिक है, बस आपको ये 7 सीएस नाम याद रखना है, ठीक है? एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा था 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कि 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? तो ये आपके 7 प्रिंसिपल्स हैं जो आपके कम्युनिकेशन को क्या बनाते हैं? अर्थात आपके संचार को स्पष्ट बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं और आसानी से समझने योग्य बनाते हैं। 7 सीएस आपको दिख रहा होगा और सबका डेफिनिशन मैंने आपको बता दिया है। बाकी नोट्स ई-बुक में देखेंगे तो इसके कई सारे और सिंपल-सिंपल मैंने आपको डेफिनिशन दिए हैं। जो भी आपको डेफिनिशंस एग्ज़ाम्पल्स अच्छा लगे, उसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद से देखिए आपका इसके बाद से नेक्स्ट आएगा आपका टाइप्स ऑफ बैरियर्स, ठीक है? बैरियर्स के बारे में, ठीक है? तो बैरियर्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बैरियर्स मतलब क्या होता है? थोड़ा-सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। संचार में रुकावट का पैदा होना, ठीक है? संचार में रुकावट का पैदा होना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पाने के कई सारे रीज़न्स हैं। हो सकता है कि आपके लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, इसको कुछ और भाषा आती हो, इसको कुछ और भाषा आती हो। हो सकता है कि मान लीजिए कि मौसम खराब हो गया, आप मोबाइल फ़ोन से बात कर रहे हैं, नेटवर्क चला गया। बहुत सारी समस्याएँ, कई प्रकार की समस्याएँ होती हैं ना, क्रिएट होती हैं। तो जब भी आपके संचार में कोई बाधा क्रिएट होती है, तो इसी को हम संचार में बाधा या फिर रुकावट कहते हैं, अर्थात आपका संचार कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।